तो आज चलते हैं एक सफर पर, समय में बहुत बहुत पीछे। भारतीय सभ्यता के उस शुरुआती दौर में जब सप्त सिंधु की जमीन पर हमारे इतिहास की पहली कहानी लिखी जा रही थी। जरा सोचिए, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे आज से कोई 3,500 साल पहले एक नई, एक जिंदादिल सभ्यता जन्म ले रही थी। ये था ऋग्वैदिक काल। एक ऐसा दौर जब इंसान और प्रकृति के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता था, एक संवाद था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि उनका समाज कैसा था, वो किन देवी देवताओं को मानते थे, उनकी रोज की जिंदगी कैसी थी, और हाँ, राजकाज कैसे चलता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके समाज की, उनकी सोसाइटी की। कैसा था उनका सामाजिक ताना बाना? आखिर वो लोग एक साथ रहते कैसे थे? और यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं कि एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। समाज 4 हिस्सों में तो था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जन्म से तय नहीं होता था। ये तय होता था आपके काम से, आपके प्रोफेशन से, आपके हुनर से। मतलब कोई भी अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना सामाजिक वर्ग बदल सकता था। ये जो बाद में जन्म पर आधारित कठोर जाति व्यवस्था बनी, उससे ये सोच बिल्कुल अलग थी। और एक और कमाल की बात, उस समाज में महिलाओं का स्थान, उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। सिर्फ सम्मान ही नहीं, उन्हें पढ़ने लिखने का पूरा हक था। वो यज्ञों जैसे जरूरी रिवाजों में बराबर की भागीदार थीं। और तो और, घोषा और लोपामुद्रा जैसी महान महिला ऋषियों ने तो खुद वेदों के श्लोक लिखे हैं। सोचिए जरा। तो ये तो हुई समाज की बात। अब जरा देखते हैं कि उनकी आस्था कैसी थी, उनका आध्यात्मिक जीवन कैसा था। और उनकी आस्था ना, वो प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके लिए प्रकृति की हर ताकत एक देवता थी। जैसे इंद्र, जो ताकत और बारिश के देवता थे, फिर अग्नि, जो आग के देवता थे, और एक तरह से इंसानों और देवताओं के बीच मैसेंजर का काम करते थे। वरुण थे, जो पूरे ब्रह्मांड का नियम कानून, मतलब कॉस्मिक ऑर्डर देखते थे। और फिर सूर्य, सुबह की देवी उषा, पवन देव वायु, ये सब उनकी दुनिया का, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। जरा उस माहौल को महसूस कीजिए। हर सुबह, हर शाम यज्ञ की आग जल रही है, उसमें घी डाला जा रहा है और मंत्र गूंज रहे हैं। और ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है, वो इसी अग्निदेव को समर्पित है। अग्निमीड़े पुरोहितम। यही आग, यही अग्नि इंसानों और देवताओं के बीच एक कनेक्शन थी, एक पुल की तरह। तो यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। उस जमाने में धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, जैसा हम आज शायद सोचते हैं। नहीं, धर्म का मतलब था जीने का सही तरीका। मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करना, सच के रास्ते पर चलना, और दुनिया का जो एक नेचुरल बैलेंस है ना, जिसे वो रित कहते थे, उसे बनाए रखना। ये था असली धर्म। अच्छा, तो ये तो हो गई आस्था और पूजा पाठ की बातें। पर वो लोग जीते कैसे थे, उनकी रोजी रोटी कैसे चलती थी, उनका कल्चर कैसा था? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। उस जमाने में सबसे बड़ी दौलत क्या थी पता है? जमीन जायदाद नहीं, गायें। हाँ, गाय। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना अमीर। गाय ही वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल थी। हालत ये थी कि कई लड़ाइयां तक गायों को बचाने या पाने के लिए लड़ी जाती थीं। तो एक तरफ तो पशुपालन था, और साथ साथ वो लोग धीरे धीरे खेती भी सीख रहे थे। जौ, गेहूं जैसी चीजें उगाते थे। लेकिन जिंदगी सिर्फ काम ही काम नहीं थी। वो लोग बेहतरीन कारीगर भी थे, रथ बनाते थे, सोने चांदी के गहने पहनते थे। और हाँ, म्यूजिक और डांस के बिना तो उनकी जिंदगी अधूरी थी। और म्यूजिक की बात आई है तो एक कमाल का कनेक्शन देखिए। आज जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। सामवेद के जो मंत्र हैं, उन्हें यूं ही नहीं पढ़ा जाता था। उन्हें एक खास धुन और ताल में गाया जाता था। और यही गायन, यही धुनें हमारे शास्त्रीय संगीत का आधार बनी। तो हमने समाज देख लिया, धर्म देख लिया, रोज की जिंदगी भी देख ली। अब आते हैं आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर। राजकाज कैसे चलता था, सरकार कैसी थी? और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हजारों साल पहले भी फैसले मिलजुल कर लिए जाते थे। इसका एक पूरा सिस्टम था। हाँ, एक राजा तो होता था, लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसकी पावर लिमिटेड थी। उसे सलाह देने के लिए, या कहिए उस पर एक तरह का चेक रखने के लिए, 2 बहुत पावरफुल बॉडीज थीं, सभा और समिति। सभा में कौन थे? बड़े बुजुर्ग, ज्ञानी लोग, इंटेलेक्चुअल्स। और समिति, वो थी आम लोगों की असेंबली, जो पब्लिक ओपिनियन को सामने रखती थी।
और राजा के लिए इन दोनों की बात मानना बहुत जरूरी था। सोचकर देखिए जरा, ये क्या था? एक राजा है, पर उसे जनता की आवाज सुननी पड़ रही है, सलाह माननी पड़ रही है। क्या ये हमारे सबकॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी की पहली आहट नहीं थी? एक तरह से लोकतंत्र के पहले बीज। इस दौर ने हमें सिर्फ समाज और शासन के तरीके ही नहीं दिए, बल्कि एक बहुत गहरी फिलॉसफी भी दी। ये प्रार्थना जो आज भी हम सब कहीं ना कहीं दोहराते हैं, ये उसी जमाने की देन है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये इंसान की उस बुनियादी इच्छा की आवाज है कि वो हमेशा झूठ से सच की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना चाहता है। तो आखिर में यही कहना है कि ऋग्वैदिक काल सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है। ये तो वो बुनियाद है, वो जड़ है, जिस पर हमारी पूरी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी आस्था, सब कुछ खड़ा है। एक तरह से ये हमारी सभ्यता की पहली आवाज है। और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये समझ सकें कि आज हम जो हैं, उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी।